हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 7 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कि हम ऑलरेडी एक लेक्चर कर चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, उसका ग्राफ वगैरह समझाया था। क्या होता है एग्रीगेट डिमांड? ये सिंपली वो एक्सपेंडिचर है जो कि हम प्लान कर रहे हैं। It is the total expenditure that we are planning to incur on the purchase of different goods and services at different levels of income। अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे अलग अलग हम कितना एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो यानी कि मैंने बताया था एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो होता है ना, उसे ही एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। यहाँ तक की कहानी खत्म हुई और मैंने आपको ग्राफ को बताया था कि एडी का ग्राफ कैसा होता है आपका। ये तो होती है आपकी वाइफ यानी कि 45 डिग्री इनकम लाइन, राइट। और आपका ये होता है एग्रीगेट डिमांड, जिसे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर नाम से भी जानते हैं। ये हमने सब कुछ पढ़ा था। मैंने बताया था कि ये हमारा पोर्शन होता है डिस सेविंग वाला, क्योंकि यहाँ पे हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, हमारी इनकम कम है। यहाँ पे खर्चा और इनकम दोनों बराबर है और इस पोर्शन को हम सेविंग बोलते हैं, यानी कि इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम है हमारा, राइट। तो बचा हुआ पोर्शन हम सेव कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। नहीं देखा है तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक करके देख लेना, या फिर प्लेलिस्ट पे चैनल में जाके प्लेलिस्ट पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स के, राइट। ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो देखो, एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ लिया, अब बात आती है कॉम्पोनेंट्स की। कॉम्पोनेंट्स का मतलब क्या है? कॉम्पोनेंट्स मतलब वो सारी चीज़ें जिनसे मिलकर के एग्रीगेट डिमांड बनी है। एग्रीगेट डिमांड कहाँ से बनी है? उसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या है? मतलब वो सारी चीज़ें जो एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं, यानी कि वो सारी चीज़ें जो एग्रीगेट या फिर वो सारी चीज़ें जो डिमांड जनरेट कर रही हैं। सिंपली ऐसी चीज़ें जो कि डिमांड जनरेट कर रही है, अब उनसे डिमांड जनरेट हो रही है, सबको मिला दो, एग्रीगेट डिमांड बन गई। तो कंपोनेंट्स मतलब वो सारे फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें जो कि डिमांड जनरेट करते हैं। अब क्या होता है ये? देखो, कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो हम उसे दो तरीके से या फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। एक होता है हमारे पास दो तरह की इकोनॉमी होती है, आप लोगों को पता है। एक होती है हमारे पास क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी, और एक होती है हमारे पास ओपन इकोनॉमी। अभी क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमी क्या है? क्लोज्ड मतलब बंद, ओपन मतलब खुली हुई। अब अगर आप सिर्फ अपने घर में ही रहते हो, घर से बाहर कहीं नहीं जाते, सारे दरवाजे बंद करके रखते हो, ना किसी और के यहाँ कुछ सामान भेजते हो, ना किसी और को आने देते हो, ना उससे कोई सामान लेते हो, यानी कि क्लोज्ड है सब कुछ। कोई ट्रेड नहीं हो रहा, कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो वो क्लोज्ड हो गई। इसी तरह अगर हमारी कंट्री में हम सिर्फ अपने ही कंट्री में अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग रीजन्स में ही ट्रेड करते रहें, बाहर ना हम कुछ भेजें और ना ही बाहर से कुछ खरीदें, तो वो हो जाएगा हमारा क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता। ट्रेड होता है पर अंदर होता है, कंट्री के अंदर, इंटरनेशनल होता है, वो इंटरनेशनल ही होता है। इंटरनेशनल मतलब बाहर की कंट्रीज से, तो बाहर की कंट्रीज से कोई ट्रेड नहीं होता, वो होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी यानी कि सब दरवाजे खुल गए, आप क्या कर रहे हो, बाहर सामान भी भेज रहे हो, उनसे सामान ले भी रहे हो, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी ओपन इकोनॉमी, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड जहाँ पर होता है, राइट। क्लोज्ड और ओपन दो तरह की इकोनॉमीज होती है। अब क्लोज्ड इकोनॉमी में भी हमारे दो टाइप्स होते हैं। एक होती है हमारी टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है, एक होती है टू सेक्टर इकोनॉमी, और क्लोज्ड में एक है हमारी थ्री सेक्टर इकोनॉमी, राइट। और ओपन में हमारा एक ही टाइप है, यानी कि फोर सेक्टर इकोनॉमी, 2, 3 और इसमें चौथा आ जाएगा 4 वाला, ठीक है। तो ये आपको तीनों पढ़ने। इन तीनों में क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के, यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स अलग होंगे, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में एडी के कंपोनेंट्स अलग होंगे, और फोर सेक्टर में अलग होंगे। तो ये समझ आया मैंने क्यों बताया? ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा ये वीडियो पे। अब देखो, जब हम बात करते हैं फुल सेक्टर इकोनॉमी की, तो मैं आपको बता दूँ सेकेंड चैप्टर में आएगी। सेकेंड या थर्ड चैप्टर में हमने टू सेक्टर मॉडल पढ़ा था, और मैंने आपको बताए थे क्या क्या वो चीज़ें होती हैं, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं एक इकोनॉमी के, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। तो टू सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पर सिर्फ कंज्यूमर्स होते हैं और प्रोड्यूसर्स, यानी कि हाउस होल्ड्स और प्रोड्यूसर्स, वो हो जाती है टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। थ्री सेक्टर इकोनॉमी कौन सी होती है? जहाँ पे हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स के साथ गवर्नमेंट भी आ जाती है,
और इसमें क्या होगा, 4 में एक चौथा कोई ऐड हो जाएगा, यानी कि हाउस होल्ड प्रोड्यूसर गवर्नमेंट के साथ में, और क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें मैंने क्या बताया, ओपन इकोनॉमी में है, यानी कि चौथा जो इंसान है वो हमारी कंट्री का नहीं है, वो बाहर की कंट्री का है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है यहाँ पे। किससे हो रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारी कंट्री को छोड़ के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स, इसमें हाउस होल्ड प्रोड्यूसर्स एंड गवर्नमेंट, इसमें हाउस होल्ड प्रोड्यूसर गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इतनी सी कहानी समझ आ गई। इसमें 2 है तो इसीलिए 2 सेक्टर कहते हैं, इसीलिए 3 है तो इसमें 3 बोलते हैं, इसमें 4 आपके एक डिमांड जनरेट करने वाले लोग हैं तो इसे हम 4 सेक्टर इकोनॉमी बोलते हैं। अब ये लोग कैसे कैसे डिमांड जनरेट करते हैं वो हमको पढ़ना है, एक एक करके समझते हैं। पहले 2 सेक्टर की बात करेंगे, फिर 3 सेक्टर की बात करेंगे और फिर 4 सेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम उठाते हैं हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी में मैं आपको बताया, यहाँ पे लिख देती हूँ 2 सेक्टर इकोनॉमी। नहीं, 2 सेक्टर इकोनॉमी में मैंने बताया सिर्फ 2 लोग हैं, यानी कि एक हो गया आपका हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर, और एक हो गया आपका प्रोड्यूसर्स। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब को हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये 2 लोग हैं सिर्फ। अब ये हाउस होल्ड्स और प्रोड्यूसर्स कैसे डिमांड जनरेट करते हैं, देखो हाउस होल्ड क्या करते हैं, हमारे पास हम लोग हैं हाउस होल्ड्स, हमारे पास जितना भी पैसा है हमसे कहाँ उड़ा रहे हैं, कहाँ एक्सपेंड बोल रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं बाकी सारी चीज़ें खरीदने में। जो भी हमको चीज़ें चाहिए, मुझे मार्केट चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, किताबें चाहिए, फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, घर चाहिए, तो ये क्या है, हम खर्चा कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, अपना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें कंज्यूम करने में, कंजम्पशन करने में। तो हाउस होल्ड जितना भी आपका खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस नाम से जानते हैं, ये हो गया। अब प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स जो मतलब जैसे कोई प्रोड्यूसर है, ऑब्वियसली वो हाउस होल्ड भी होगा, वो अपने घर के लिए भी सामान खरीदेगा, कंजम्पशन भी करेगा, राइट, तो वो सब इसमें आ जाएगा। पर प्रोड्यूसर अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो अपना पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी करेंगे ऑब्वियसली, तो इसका जो खर्चा होता है, जितना एक्सपेंडिचर वो इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यानी कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। इस हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, और इस प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। सी फॉर कंजम्पशन, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन करेंगे हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रोड्यूसर, और यही 2 लोग हैं जो एग्रीगेट डिमांड डिमांड जनरेट करते हैं। किस में, 2 सेक्टर इकोनॉमी में। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या हो जाएगी, हमारी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। सिंपल, सी प्लस आई मतलब अब आपको सिर्फ ये इक्वेशन देख करके समझ आना चाहिए कि ये 2 सेक्टर मॉडल है या फिर 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात हो रही है, जहाँ पर सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर्स है। हाउस होल्ड कंजम्पशन करते हैं तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। 2 सेक्टर समझ आ गया। इसी तरह देखो हमारा हो जाता है 3 सेक्टर इकोनॉमी में। 3 सेक्टर इकोनॉमी में अब मैंने आपको बताया, फिर से क्या है, बस एक इंसान ऐड हो जाएगा ना। एक इंसान कौन है, ये तो हो गए हमारे हाउस होल्ड्स, ये प्रोड्यूसर्स, और ये हो गई हमारी गवर्नमेंट। अब हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, फिर से वही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, जिसे हम आई से करते हैं, डिनोट करते हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, कंजम्पशन भी करती है और इन्वेस्टमेंट भी करती है, यानी कि दोनों खर्चे करती है। ठीक है, कैसे करती है, जैसे कंजम्पशन एज इन मतलब वो क्या करेगी सरकार, अब जैसे डिफेंस में जो लोग होते हैं, ठीक है, या फिर हाँ डिफेंस में जो लोग होते हैं, या फिर आप कह लो डिफेंस में नहीं, जैसे उसको कहीं पर बाढ़ आ गई, कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम, नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, तो लोगों को कुछ दान वान करना है। दान इज़ मतलब उनको
वो देना है, मुआवजा जो कहते हैं हम, ठीक है, उन तक कपड़े पहुँचाने, उन तक खाना वाना देना है, तो वो हो जाएगा उसका एक्सपेंडिचर। एक तो ये इस तरीके का एक्सपेंडिचर करती है। दूसरा कैसा एक्सपेंडिचर होता है, इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करेगी, मतलब वो पैसा खर्च करेगी कहाँ पर, रोड्स बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डैम्स, ये सारी चीज़ें बनाने में भी खर्चा करती है, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो गवर्नमेंट कंजम्पशन भी करती है और इन्वेस्टमेंट भी करती है, और दोनों को मिला करके जो भी उसका एक्सपेंडिचर होता है उसे हम जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जी से ही डिनोट करते हैं। तो सी तो हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हाउस होल्ड का। आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब प्रोड्यूसर्स का। जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें कि सब तरीके का एक्सपेंडिचर आ जाता है उसका, ठीक है। तो जो आपका 3 सेक्टर इकोनॉमी है उसमें जो एग्रीगेट डिमांड होगी आपकी, वो क्या हो जाएगी, C + I + G। 2 में सिर्फ C + I और 3 में C + I + G, गवर्नमेंट और ऐड हो गई। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये जो प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं खर्चा, यहाँ पर भी जो प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं उसे हम कहते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों, यहाँ पे देखा जाए तो देखो अभी तक प्राइवेट मतलब पब्लिक, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है। पब्लिक मतलब जो सरकार कर रही है, तो पब्लिक तो है ही, पब्लिक तो एक्सपेंडिचर हो ही नहीं रहा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर ही नहीं रही, यहाँ पे गवर्नमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे भी ये सिर्फ प्रोड्यूसर्स का है, तो इसे हम बोलेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी आपको याद रखना है। इसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और ये होता है आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये वाला भी आपका क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 3 सेक्टर इकोनॉमी का, ये हो गया आपका इक्वेशन 2 सेक्टर इकोनॉमी का। अब बात आती है 4 सेक्टर इकोनॉमी की। तो सिंपली देखो 4 सेक्टर में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देती हूँ 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी में मैंने क्या बताया, एग्रीगेट डिमांड विल बी इक्वल टू C + I + G। 3 तक तो लिखना ही है। बाद में आपको क्या लिखना है, ROW, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाकी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ट्रेड भी कर रहे हो। अब आपकी इकोनॉमी ओपन हो गई है, ये दोनों क्लोज्ड इकोनॉमी के थे, अब आपकी इकोनॉमी हो गई है ओपन। अब आप कर रहे हो इंटरनेशनल ट्रेड, आप कुछ ना कुछ सामान एक्सपोर्ट करोगे, कुछ ना कुछ सामान इम्पोर्ट करोगे। अब देखो पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला ये है, हाउस होल्ड्स क्या कर रहे थे, जितना भी एक्सपेंडिचर कर रहे थे ना, उससे डिमांड जनरेट हो रही थी, इसीलिए हमने उसको काउंट किया एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स में। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम क्यों काउंट कर रहे हैं कंपोनेंट्स में, क्योंकि सारे ही खर्चे, ये लोग जो खर्चे कर रहे हैं ना, वो सब डिमांड जनरेट कर रहे हैं। चाहे हाउस होल्ड्स खर्चे कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो आप लोग, तो डिमांड जनरेट हो रही है। प्रोड्यूसर्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे भी डिमांड जनरेट हो रही है। सरकार जो एक्सपेंडिचर कर रही है उससे भी डिमांड जनरेट हो रही है। पर ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, इससे कैसे डिमांड जनरेट हो रही है। देखो हम कुछ ना कुछ सामान एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ ना कुछ सामान इम्पोर्ट करते हैं, राइट। कुछ एक्सपोर्ट भी, इम्पोर्ट भी। एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, इम्पोर्ट मतलब खुद खरीदना। अब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे थे, अपना सामान बेच रहे थे, तो डिमांड जनरेट हो रही थी कि नहीं। इसी तरह जब हम सामान बाहर भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और डिमांड जनरेट होगी, हम और भेजेंगे, तो यानी कि एक्सपोर्ट क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं एग्रीगेट डिमांड जनरेट करने में। एक्सपोर्ट से क्या होता है, डिमांड जनरेट होती है। क्या याद रखना है आपको कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिमांड इंक्रीज़ करते हैं या जनरेट करते हैं। पर क्या इंपोर्ट से भी डिमांड इंक्रीज़ करते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर से यहाँ खरीदना। अब जब हम बाहर से सामान खरीदेंगे तो बाहर वाले सामान की डिमांड जनरेट हो गया, हमारे सामान की डिमांड तो जनरेट नहीं होगी। हम तो अपना यूज़ ही नहीं कर रहे हैं या फिर कम यूज़ कर रहे हैं, बाहर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इंपोर्ट करके खरीद के, तो उसकी डिमांड जनरेट होगी, हमारे की नहीं होगी। यानी कि इंपोर्ट से क्या होता है, डिमांड डिक्रीज होती है। पर हम इन दोनों को ही एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट में लेते हैं। ये तो एक्सपोर्ट तो बढ़ा रहा है डिमांड, तो इसे तो लेना ही चाहिए। इंपोर्ट तो कम कर रहा है पर फिर भी हम इसको लेते हैं। तो क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को अलग अलग कैलकुलेट या फिर अलग अलग इस कंपोनेंट में यूज़ करते हैं। हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है x माइनस एम। x माइनस एम का मतलब क्या है, x स्टैंड्स फॉर आपका ये एक्सपोर्ट, m स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट तो डिमांड जनरेट कर रहे हैं, लेकिन सपोज़ एक्सपोर्ट से डिमांड जनरेट हुई आपकी
50 की, ठीक है, और इम्पोर्ट से डिमांड कम हो गई आपकी 35 की। तो आपकी टोटल डिमांड जनरेट कितनी हुई, टोटल डिमांड जनरेट कितनी हुई, इसमें से इसे माइनस कर दो, यानी कि 15। तो हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स को माइनस कर देते हैं, x माइनस एम, और ये होती है हमारी इक्वेशन 4 सेक्टर इकोनॉमी की, जहाँ पे भी इंक्लूड इंटरनेशनल ट्रेड एज वेल, इंटरनेशनल ट्रेड विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये ओपन इकोनॉमी है, यहाँ पे हम बाहर से ट्रेड करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन किसकी, 4 सेक्टर इकोनॉमी की, राइट। तो आपको इतनी सी कहानी याद रखनी है, यही छोटू सा टॉपिक था, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, डोंट वरी। हमने अभी तक देखो सिंपल क्या पढ़ा, कंपोनेंट्स में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि डिमांड जनरेट करते हैं। उसमें हमने पढ़ा कि भाई 2 तरह की इकोनॉमीज़ हैं, कुछ हैं ओपन, कुछ हैं क्लोज, ठीक है, एक है ओपन, एक है क्लोज। क्लोज मतलब जिसमें सिर्फ हम अंदर ही अंदर ट्रेड कर रहे हैं, ओपन हो जाएगी तो बाहर से भी ट्रेड करेंगे। क्लोज में हमारा क्या था, 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर और 3 सेक्टर में क्या आ जाता है, 2 सेक्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, 2 सेक्टर की अगर हम बात करें तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। 3 सेक्टर की अगर हम बात करें तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, और यहीं अगर हम 4 सेक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पे ये जो 2 हैं, ये है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी, ये वाला है आपका ओपन इकोनॉमी, राइट। सी क्या है, सी यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ सारी चीज़ें। सी आपका क्या है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये हो गया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई मतलब क्या है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपका जी क्या है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आपका एक्स क्या है, एक्सपोर्ट्स, और आपका एम क्या है, इम्पोर्ट्स, और एक्स माइनस एम जो है टोटल हम लिखते हैं इसको मिला करके, उसे हम किस नाम से बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स बोला, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स नहीं बोला है, नेट एक्सपोर्ट्स। तो सिर्फ इतने से कंपोनेंट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। किसी का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके अलावा आपको कुछ याद भी नहीं रखना कंपोनेंट्स में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट, देखो एग्रीगेट डिमांड पढ़ लिया, एग्रीगेट डिमांड के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स अभी पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एग्रीगेट सप्लाई। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।